गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अविनाश। आज के दूसरे सेशन में हम आपसे आज चर्चा करने जा रहे हैं एक डिजीज़ के बारे में, जो कि आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में एक पेंडेमिक बन चुकी है। जी हाँ, अगर पूरे वर्ल्ड में कुछ छोटे कॉन्टिनेंट्स को अगर हम छोड़ दें तो ये लगभग लगभग पूरे वर्ल्ड को आज के डेट में हिट कर चुकी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये पेंडेमिक बन चुकी है और पूरी दुनिया एक तरीके से लॉकडाउन में जी रही है। तो इस लॉकडाउन के बीच में निश्चित रूप से पूरी दुनिया का नज़र टिकी हुई है इसके क्योर के ऊपर में। आखिर ये इसका क्योर कब तक आएगा? और न्यूज़ चैनल्स में हो या सोशल मीडिया हो या मीडिया में हो, आज के डेट में हम देख रहे हैं हर दिन इसके बारे में कोई ना कोई कंट्री क्लेम कर रही हैं कि इससे जुड़ी एक नई वैक्सीन हो या एक नई थेरेपीज़ आ रही हैं। तो आज हम डिटेल में इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में जानेंगे कि आखिर इसकी वैक्सीन के बनने की प्रोसेस क्या होती है, कब तक ये वैक्सीन मार्केट में आ सकती हैं, या उससे जुड़ी कुछ थेरेपीज़ हैं जो कब तक मार्केट में आएंगी या कब तक आने की संभावना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैक्सीन्स के बारे में। आखिर वैक्सीन्स बनती कैसे हैं, कौन कौन कंट्री क्लेम कर रही हैं, अभी तक कितनी वैक्सीन्स के लिए क्लेम हो चुकी हैं। ऑल टुगेदर वर्ल्ड अभी तक वैक्सीन्स की 94, जी हाँ 94 वेराइटीज़ हैं जो कि क्लेम कर रही हैं कंपनीज़ कि हमने वैक्सीन बना लिया है। वैक्सीन्स को बनाने में लगभग लगभग आपको 40 इयर्स, आज तक मैक्सिमम 28 इयर्स इसके रिगार्डिंग आपको समय लग जाती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये एक बहुत ही लंबा और लेंदी प्रोसेस होता है, इसे बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। ये जनरली 6 स्टेजेस से होके गुजरती है, जिसमें से पहला एक्सप्लोरेटरी और प्री क्लिनिकल स्टेज सेकंड होता है। ये दोनों स्टेज जो होती हैं वो थ्योरीज पार्ट और लैब से रिलेटेड पर होती हैं, जो कि लैब में इनका एक टेस्ट होता है। इसका थर्ड स्टेज जो आता है क्लिनिकल स्टेज, ये एक सबसे लेंदी प्रोसेस सही होता है। इसके बाद दो आती है रेगुलेटरी व्यू, दूसरा मैन्युफैक्चर और तीसरा इसका क्वालिटी कंट्रोल। ये तीन चीज़ जो लास्ट वाली हैं इसको तो हम एक्सलेट कर सकते हैं क्योंकि ये पेंडेमिक आज के डेट में पूरी वर्ल्ड को हिट कर रही है। लेकिन व्हाट अबाउट थर्ड स्टेज, क्लिनिकल स्टेज? मैं आपसे मेनली इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, क्लिनिकल स्टेज के बारे में। क्लिनिकल स्टेज के अंदर भी 3 स्टेप्स होती हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 एंड फ़ेज़ 3। फ़ेज़ 1 जो होता है एक स्मॉल ग्रुप के एक वैक्सीनेटेड किया जाता है जो कि लैब में क्योर तैयार की होती हैं। सबसे पहले तो जो भी कंट्री इसको बना के तैयार करती हैं वो अपने कंट्री के कुछ लोगों को वॉलंटरी नॉमिनेट होते हैं, उन्हें वैक्सीनेटेड किया जाता है कस्टमाइज पे। उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग की जाती है काफ़ी दिनों तक। उसके बाद फिर जो अगर रिजल्ट आता है उसके बाद फ़ेज़ 2 में जाते हैं। फ़ेज़ 2 में उस वाले फ़ेज़ को स्टडी करने के बाद एक अलग अलग सेक्शन के ग्रुप्स के ऊपर फिर इसको हम लोग ट्रायल करते हैं। थर्ड फेज़ जो कि इसके बाद सबसे लंबा प्रोसेस होता है, जो कि बहुत लोगों में तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ पीपल के अंदर ये वैक्सीनेटेड इंजेक्ट की जाती हैं। उसके बाद इसको एक स्लो प्रोसेस में मॉनिटरिंग की जाती है। जब वॉलेंट्री 8,000 10,000 इसके अप्रॉक्स में जब लोग नॉमिनेट होते हैं तो इन्हें नॉर्मली लोग बताते नहीं हैं क्लियरली कि आपको वैक्सीनेटेड ओरिजिनल दवा की जा रही है या उसके जगह कोई प्लेसिबो चढ़ाया गया है। प्लेसिबो क्या होता है? प्लेसिबो एक लाइक ग्लूकोज सॉल्ट और समथिंग लाइक ही, मतलब वो मेन वैक्सीन नहीं होती है, उनको ये बताया नहीं जाता है। और दोनों में डिफ्रेंशिएट करके लोग देखते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे ही कि आखिर उनके ऊपर ये डिजीज़ का क्या असर हो रहा है, कैसे वो कर रही है, उनके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी कैसे जनरेट हो रहा है, उस वायरस के अगेंस्ट में वो कैसे फाइट कर पा रही है उनकी बॉडी। इन पूरे स्टडीज़ के बाद ही वैक्सीन तैयार होता है। वैक्सीन के कुछ हिस्ट्री को अगर अब हम जान लें तो कुछ ऐसी वैक्सीन है जो कि मार्केट में आई थी इसके पहले, जैसे वेरिसेला एक वैक्सीन है जिसको बनाने में तकरीबन तकरीबन पूरे वर्ल्ड को 28 ईयर्स के अराउंड लग गया था। फिर से रोटा वायरस जैसा कि आप जानते हैं बहुत फेमस वायरस है, वो 15 ईयर्स लग गई थी। वर्ल्ड का अभी तक का फास्टेस्ट अगर वायरस बनने का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो वो 4 ईयर का है। तो आप एजम्पशन कर सकते हो कि अब कितना टाइम वैक्सीन को मार्केट में आने आने तक लग जाएगा। कोविड-19 जो कि आज के डेट में पूरे वर्ल्ड को बहुत बुरी तरीके से हिट कर रही है, इसलिए साइंटिस्ट और इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं इन्हें टारगेट कर रखे हैं कि 18th मंथ के रिगार्डिंग इसके अप्रॉक्स में वो वैक्सीन बन के तैयार हो जाएगा। अब इसके हम लोग दूसरे चरण की बात करेंगे, थेरेपीज़।
तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि इसके क्योर के बारे में, तो वैक्सीन थी और एक थेरेपीज थी जो कि एक मेडिसिन के रूप में आती है। तो वैक्सीन जो होती है वो हम लोग किसी भी डिजीज़ के होने के पहले बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिससे पहले से ही बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाता है और वो वायरस से फाइट करने के लिए रेडी होता है। थेरेपी जो होती है वो हम लोग पोस्ट क्योर के रूप में देखते हैं। जैसे कोई बॉडी अगर खुद इन्फेक्टेड हो गई है, उसके बाद हम किस तरीके से क्योर करेंगे। तो अभी जो हम लोग मार्केट में कुछ दिन पहले हवा हुआ था कि SCQ हाइड्रोक्लोरोक्विनाइन हो गया या रैंडिवर हो गया, ये सब जो मेडिसिन्स हैं, तो ये सब प्री एग्जिस्टेड दवा है जिसको एक क्रिटिकल पेशेंट के क्रिटिकल पोजीशन पे पहुंचने पे ही दे रहे हैं। इसको पूरी तरीके से सही क्योर नहीं माना जा रहा है, फिर भी इसके ऊपर भी बहुत तरीके लैब में रिसर्च हो रही है आज के डेट में। तो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले न्यूज़ में एक आई थी इज़राइल के द्वारा, जो इज़राइल का एक कंपनी है, इंस्टीट्यूट है एक्चुअली में, वो IIBM, इज़राइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च, IIBR दैट इज़, ये क्लेम कर रही है कि उन्होंने एक एंटीबॉडी का फॉर्म किया है। तो ये एक थेरेपी है, ये कोई वैक्सीन नहीं है। इस वैक्सीन से क्या होता है, कभी कभी थेरेपीज़ में एक प्रोटीन पाया जाता है जो कि हर किसी के बॉडी के लिए वो हेल्पफुल नहीं होता है, किसी किसी बॉडी के लिए वो एक पॉइजनस का भी काम कर सकती है। इज़राइल ने ये क्लेम किया है कि ये एक पूरी तरीके से रिफाइंड प्रोटीन है, इसमें से उस प्रोटीन को रिफाइंड किया गया है। तो ये एक अच्छा क्योर माना गया है। उनके कंट्री में कुछ लोगों पे इन्होंने थेरेपी को यूज़ भी किया है, जिससे वो लोग बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो WHO भी अब इसके ऊपर में काम कर रही है, उसको देखेंगे, वो लोग रिसर्च करेंगे, उसके बाद ये मार्केट में आने का चांस है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्लेम्स हैं, थ्योरीज़ हैं जो कि अलग अलग कंट्री के द्वारा क्लेम किया गया है कि जो इसमें हेल्पफुल हैं। जैसे कुछ ऐसे क्लेम, जैसे हर्ड इम्यूनिटी के बारे में आपने सुना होगा। इंग्लैंड ने सबसे पहले अपने कंट्री में हर्ड इम्यूनिटी के बारे में ट्रायल किया था। हर्ड इम्यूनिटी क्या है? हर्ड इम्यूनिटी एक ऐसी है जिसमें लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं लोगों को, वायरस के बीच में अपने पब्लिक को छोड़ देंगे, जिससे कि लोग उससे इन्फेक्टेड हों। लोग एक बार इन्फेक्टेड हों, हमारी बॉडी, हम जानते हैं कि खुद भी एक एंटीबॉडी क्रिएट करती है, कि वो बॉडी खुद ब खुद एंटीबॉडी क्रिएट कर लेगी और उस डिजीज़ को फाइट करके एक बार जब बॉडी उस चीज़ से इम्यून हो जाएगी तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो इम्यून बॉडी कहलाएगी और आगे से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरी जो कि एक मेगाडास्कर कंट्री है, जो कि साउथ ईस्ट अफ्रीका में एक मेगाडास्कर एक आइलैंड है जो कि छोटी मोटी कंट्री है। तो उन्होंने भी एक कोविड ऑर्गेनिक करके एक ड्रिंक निकाला है। तो ये सब डिजीज़ अभी तक WHO ने इस पर एक अपना एडवाइजरी भी जारी किया है कि ये लोग खुद से, आप लोग इस पर अपना कोई लेने का डिसीजन ना लें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें बात करना चाहूँगा, आखिर इज़राइल इतनी छोटी कंट्री जिसके एग्जिस्टेंस पे भी लोग सवाल उठाते हैं, आखिर वो इतनी तेज़ी में कोई थेरेपीज़ कैसे लेके आ गई? आखिर क्या बात था? इज़राइल सबसे पहले कि इज़राइल की जो ये IIBR जो है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, IIBR एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो कि डायरेक्टली वहाँ के PMO ऑफिस के अंडर में आती थी, जिससे ना कोई फाइनेंशियल कमी हो पाती थी, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए। दूसरी जो बड़ी चीज़ थी कि वो कंटिन्यूसली एक स्क्रूटनाइज होती थी PMO के द्वारा ही, जो कि हम सब जानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि काफ़ी वर्ल्ड फेमस है, वो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। दूसरी कि फिर भी इतनी बाकी और भी बहुत बड़ी बड़ी कंट्री हैं, जो कि वेस्टर्न कंट्री हो गई, चाइना हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, जो कि कंटिन्यूसली अपने रिसर्च पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, आखिर वो क्यों नहीं ये कर पाई? तो इसमें एनालिसिस के बाद एक चीज़ और पता चला है कि इज़राइल जो है एक 2015 से ही इस टाइप के एक वायरस पे रिसर्च पहले से ही कर रही थी। तो उस रिसर्च करने का उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला, जिसके वजह से वो इस तरीके का थेरेपी निकाल के ले पाए हैं। अब हमें देखना होगा कि आखिर ये जो दवा है आगे तक और दूसरी कंट्री में कैसे काम करती हैं। बाकी अदर कंट्री के अगर रिस्पेक्ट को छोड़ दिया जाए तो अब इन सब के बीच में इंडिया कहाँ खड़ा है? इंडिया आखिर इस अपने रिसर्च के बारे में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? तो जी हाँ, मैं आपको ये बता देना चाहूँ कि इंडिया की 6 बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बहुत बड़ी, जो वर्ल्ड लेवल पे फेमस है, वो भी इस डायरेक्शन में काम कर रही हैं।
सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि पुणे में है। ये एक रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दवा भी फॉर्म करती है। ये एक यूएसए की एक बहुत बड़ी कंपनी है, कोडा जेनेसिक्स। उसके साथ कोलैबोरेट करके वैक्सीन पे वो भी काम कर रही हैं। उसके अलावा जाइडस है, बायोलॉजिकल फिरम है। 6 ऐसी बड़ी कंपनी हैं जो कि आज के डेट में ये काम कर रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे मालूम है वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है, फिर भी थैंक यू सो मच।